हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे आज। उनको करने से पहले फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि आप द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो आपको नजर आएगा प्ले स्टोर में। जब आप द जोरावर क्लासेस ऐप को सर्च करेंगे आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर कंटेंट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कंटेंट कोर्स आपको पूरा होल KVS PRT के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कंटेंट कोर्स को, जोरावर क्लासेस ऐप को। देन यू कैन परचेज द कंटेंट कोर्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को। उससे पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इस कोविड की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं और मेडिकल सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर ही पढ़ाई कीजिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि लिए आपकी के लिए यही बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ है, तो अपनी हेल्थ को थोड़ा सा रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ब्रिंग स्टूडेंट्स टुगेदर इन वन क्लासरूम इन कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स और वीकनेस इन एनी एरिया एंड सीक्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ दीज स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन सी एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है जो बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर आता है क्लासरूम में, कम्युनिटी में, बिना उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस को जाने कि भाई ठीक है ये बच्चा कमज़ोर है तो इसको इस क्लास में ही रखेंगे, ये होशियार है तो इसको अलग में रख देंगे। ऐसी कोई भी बाइफर्केशन ये नहीं करते हैं और मतलब ये चाहते हैं कि मैक्सिमाइज हो पोटेंशियल जो है बच्चों का। ठीक है, तो बताइए ये किस तरह की एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। पहला है स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन, है ना। यहाँ पे सारे एक मिलते जुलते से नाम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन इन सबसे ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ही ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं। देखिए जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव होने से पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, यानी कि एकीकृत शिक्षा थी, जिसमें हम ये कह रहे थे कि ठीक है सारे बच्चों को एक साथ ले आते हैं, लेकिन बच्चे जो है अपना एडजस्टमेंट खुद करेंगे क्लास के अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, अपने आप वो अपने लेवल ठीक कर लेंगे पढ़ने का और हम उनको एक क्लास में ज़रूर ले आएंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि नहीं, एफर्ट जो है हम ही करेंगे, बच्चा अपनी तरफ से कोई खास एफर्ट नहीं करेगा सिस्टम में एडजस्टमेंट होने का, बल्कि हमें एडजस्ट करना अपने आप को ताकि बच्चा फिट हो सके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन से एक कदम आगे बढ़कर है और ये बच्चे पर कोई बोझ नहीं डालती, बल्कि सारा बोझ सिस्टम पर डालती है कि सिस्टम अपने ऊपर ले बच्चों की तरक्की के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू चिल्ड्रन डू इन लेट चाइल्डहुड स्टेज यूजुअली डू। मतलब जो बच्चे होते हैं, जो लेट चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, है ना, आप इसमें मान सकते हो 7+ ईयर से लेके 11-12 तक के बच्चे, 7-8 साल से बच्चा जो होता है और 11-12 तक का बच्चा जो होता है वो बेसिकली लेटर चाइल्डहुड में आता है। ठीक है, तो बताना है कि क्या करते हैं बेसिकली ये बच्चे। इंजॉय एंड टेक अपॉर्चुनिटीज टू टॉक एंड लिसन टू सिंपल स्टोरीज। तो मतलब ये छोटी छोटी सिंपल स्टोरीज को सुनना और उनके बारे में बातें करना पसंद करते हैं। एग्जिबिट कंसिडरेबल मेंटल एंड फिजिकल मेच्योरिटी इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रन यंगर देन देम। जो इनसे छोटे बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा मेंटल फिजिकल मेच्योरिटी रखते हैं। एक्वायर ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्कूल वर्क। मतलब इनमें एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आ जाता है और इनको अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है स्कूल के काम को लेकर। ऑर्गेनाइज ए ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड फ्रॉम देयर सेंसेस। तो देखिए ये सेंसेस का खेल तो तब होता है जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, यानी कि इनफेंसी में होता है, तब सेंसेस का खेल होता है। तो ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। अब यहाँ पर बात है कि सिंपल स्टोरीज तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो आपके 3-4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं, इनको छोटी छोटी स्टोरी हम सुनाते हैं तो ये बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन जब बात आती है लेटर चाइल्डहुड की, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, ये चीज़ यहाँ पर सिद्ध नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर मेंटल और फिजिकल मेच्योरिटी की बात है, तो लेटर चाइल्डहुड का बच्चा भी इतनी मेंटल फिजिकल मेच्योरिटी उसके अंदर नहीं आती है कि वो हैंडल कर पाए किसी चीज़ को। ठीक है, तो मेच्योरिटी की बात तो उसमें हम कह ही नहीं सकते आई है अभी। इवन एडोलेसेंस भी इतना मेच्योर नहीं होता, तो हम छोटे बच्चों में तो मेच्योरिटी की बात कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा कि इनके अंदर थोड़ी सी एक सेंस आ जाती है डिसिप्लिन की, अपने स्कूल का काम अपने आप कर लेते हैं, अपना बैग अपने आप जमा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद होमवर्क खुद कंप्लीट करना सीख जाते हैं। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर आ जाती है स्कूल को लेके, डिसिप्लिन को लेके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट इन द स्टूडेंट, द टीचर शुड, मतलब बच्चे के अंदर कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। फॉलो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि आपको आसान से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ना चाहिए जब आप पढ़ा रहे हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर एम्पल एक्सपीरियंस, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉर्म्ड कंसेप्ट्स, उसके बाद जो भी फॉर्म्ड कंसेप्ट्स होते हैं उनको बच्चे को जो है ट्रांसफर करने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। या फिर फॉलो ऑल द अबव एक्टिविटीज़। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाली भी बात ठीक है, फिर एक्सपीरियंस वाली बात भी ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि फॉर्म्ड कंसेप्ट्स के बारे में, तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर हम डी को ही सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जस्ट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की बात की गई है जो कि एक कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के अंदर बेसिकली नहीं आता है। लेकिन हाँ इस सेंस में हम ले सकते हैं क्योंकि ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है जो फॉर्म्ड कंसेप्ट्स हैं उनको ट्रांसफर करने का काम भी होता ही है। ओके, लेकिन अगर जस्ट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की बात होती है तो ऐसा एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। स्कैफोल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थियरीज रेफर्स टू, तो स्कैफोल्डिंग एक टर्म है जिसको सबसे पहले ब्रूनर ने और इन सब ने यूज़ किया था, उसके बाद वाइगोत्स्की ने इसको यूज़ किया था। तो बताइए कि ये क्या है बेसिकली। सिमुलेशन टीचिंग, recapitulation of previous learning, temporary support in learning by adults, ascertaining the causes of mistakes done by students। तो देखिए वैसे स्कैफोल्डिंग को ज़्यादा फेमस किया वाइगोत्स्की ने, है ना, तो वाइगोत्स्की का ZPD और स्कैफोल्डिंग आपको याद ही होगा। तो स्कैफोल्डिंग बेसिकली होता है कोई भी एक अडल्ट होता है या टीचर होता है वो बेसिकली स्कैफोल्ड करता है किसी भी बच्चे को ताकि वो अपने करंट जोन से थोड़ा आगे बढ़कर वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक वो पहुँच सकता है किसी के सपोर्ट के साथ। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, क्यूज दे सकते हैं, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ टेम्पोरेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्रिएटिव अप्रोच टू लर्निंग, नॉलेज इज एक्वायर्ड इन पैसिव फॉर्म, यानी कि क्रिएटिव अप्रोच टू लर्निंग क्या कहती है, सीखने का जो रचनात्मक दृष्टिकोण है वो क्या कहता है कि नॉलेज एक्वायर्ड की जाती है पैसिव फॉर्म में, कि हम उसको पैसिवली लेते हैं। भाई तो पैसिव तो हम मानते ही नहीं है, क्रिएटिव का मतलब होता है कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा, तो पैसिव तो हम यहीं पे काट देंगे। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू एस्टैब्लिश म्यूचुअल सिनर्जी इन कंसेप्ट्स, छात्र संकल्पनाओं में आपसी तालमेल स्थापित करने में असमर्थ होते हैं, तो फिर वो क्रिएटिव कैसे हुए। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक होगा कि क्रिएटिव अप्रोच टू लर्निंग ये कहती है कि आपको बच्चों को जो है एक्टिव बनाना है ताकि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, लर्निंग बाय डूइंग करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, रीजनिंग करें, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन हो। स्टूडेंट्स आर अनेबल टू रिलेट, ये तो फिर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे अडोलोसेंट्स कैन प्रिडिक्ट अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम एंड दिस इज कॉल्ड। पियाजे के अकॉर्डिंग अडोलोसेंट जो है दे कैन प्रिडिक्ट अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम, वो उन वेरिएबल्स के बारे में, उन चरों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं जो किसी भी चीज़ के आउटकम को प्रभावित करता है। देखिए बेसिकली यहाँ पे प्रिडिक्शन का मतलब क्या है, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको बोल दिया गया है बेसिकली एडोलेसेंट्स को, तो एक तरीका अपनाएंगे, दूसरा अपनाएंगे, तीसरा अपनाएंगे, एक से सोल्यूशन नहीं निकला दूसरे पे जाएंगे, दूसरे से नहीं निकला तीसरे पे जाएंगे। तो इस तरह से जो ये तरीका होता है ये होता है आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जो एडोलेसेंस होते हैं वो पियाजे की 4th स्टेज में होते हैं और 4th स्टेज में जो है बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करना सीख जाता है। प्रीपोजिशनल थॉट, साइंटिफिक रीजनिंग, आइडियलिज्म एंड क्रिटिसिज्म, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जस्ट साइंटिफिक रीजनिंग की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बेसिकली ये है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं, परिकल्पनाएं बना सकते हैं, तो ये सब हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वाइगोत्स्की एंड पियाजे। तो एक मेजर डिफरेंस जो पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में है वो क्या है, द क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, कि भाई दोनों ने ही बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स को क्रिटिक किया है। तो भाई दोनों ने किया है तो वो उनका डिफरेंस कैसे हुआ, अगर दोनों ने किया है तो वो उनकी सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करते हैं तो ये इन दोनों की सिमिलैरिटी है कि दोनों ने ही बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव को जो है वो क्रिटिसाइज किया है। द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग ए नर्चरिंग एनवायरमेंट टू द चिल्ड्रन, तो ये भी दोनों इस पर बिल्कुल सही बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। अब देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, तो लैंग्वेज एंड थॉट में दोनों के व्यूज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज, ये भी सिमिलैरिटी है, तो ये भी नहीं होगा। लैंग्वेज और थॉट को लेकर दोनों के व्यूज जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं, ये मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की। तो डेवलपमेंट और लर्निंग के बारे में वाइगोत्स्की का क्या मानना है ये आपको बताना है। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। वाइगोत्स्की कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है लर्निंग पर, यानी कि विकास अधिगम से बिल्कुल स्वतंत्र है, विकास अलग चल रहा है, अधिगम अलग चल रहा है। क्या ऐसा बोलते हैं वाइगोत्स्की। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो पीछे रह जाता है लर्निंग प्रोसेस के, यानी कि लर्निंग प्रोसेस आगे चलता है, डेवलपमेंट बाद में होती है। डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, या फिर बिल्कुल एक जैसा है, लर्निंग के जैसा है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस, या फिर पैरेलल है, साथ साथ चलते रहते हैं। डेवलपमेंट भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है, साथ साथ चलना। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इंडिपेंडेंट तो होंगे ये तो हम कह ही नहीं सकते, ना ही हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है। अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है बी और डी में, लेकिन डी के बारे में वाइगोत्स्की ने एज सच कुछ क्लियर नहीं किया है। उन्होंने ये बोला है कि अगर बच्चा, जो ZPD की वो बात करते हैं ना, कि बच्चा जो है यहाँ तक अपने लेवल पे कर सकता है, ठीक है। अब ये एक जोन है, ये 2 नंबर जो है, 1 नंबर पे तो बच्चा जो अपने आप कर पा रहा है, 2 नंबर तक बच्चा पहुंच सकता है अगर आप किसी की हेल्प से या किस तरह का प्रॉम्प्ट क्यू स्कैफोल्ड कर देंगे उसको, तो वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ तक पहुंच नहीं सकता था, वो अपने आप तो बस इतना ही कर पा रहा था, नंबर 1 जितना ही, लेकिन आप उसको 2 पर भी ले गए। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो लर्निंग से पीछे रह गया। लर्निंग तो करा दी ना आपने किसी की सहायता से ही, तो वो वाइगोत्स्की का यहाँ पर थॉट था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट व्हीकल्स इन। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल होते हैं किसमें? लर्निंग कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण के लिए, थिंकिंग प्रोसेस में मोटिवेट करने के लिए बच्चे को, या फिर वो अचीवमेंट के लिए किसी भी लर्नर का। तो देखो कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू योर माइंड मैपिंग, है ना, आप किस तरह से दिमाग में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, ये सब है। तो ये सब कुछ आपके थिंकिंग प्रोसेस से लिंक्ड होता है। तो कंसेप्ट जो है वो तभी बनते हैं जो आपके थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू वो चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, थिंकिंग प्रोसेस। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ हो रही है क्योंकि तबीयत सच में डाउन है कुछ दिन से। नेक्स्ट है, इफ ए चाइल्ड फ्रॉम नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस चेंजेस टू द इंग्लिश मीडियम। अगर एक बच्चा जो है नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से इंग्लिश मीडियम में आ गया है, उसको डिफिकल्टी हो रही है, तो ये किस तरह का ट्रांसफ़र है, ठीक है, ये बताना है। डिफिकल्टी हो रही है, सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर 0 ट्रांसफ़र और लर्निंग इज नॉट ट्रांसफर्ड एट ऑल। तो देखिए जब डिफिकल्टी होती है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं, आप नॉन इंग्लिश के थे बट आपको इंग्लिश सीखनी है, लेकिन क्योंकि डिफिकल्टी हो रही है आपको यहाँ पर, तो दिस इज नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगर पॉजिटिविटी होती तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर पॉजिटिव ट्रांसफर है, लेकिन अगर हमें लग रहा था कि कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर 0 ट्रांसफर है, ना नुकसान दे रहा है ना वो कर रहा है। लेकिन क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज नॉन इंग्लिश थी, अब इंग्लिश सीखनी है, तो पहली लैंग्वेज जो है थोड़ा सा बैरियर बनेगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पर होगा। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरा पूरा दिन किताब को लेकर बैठे रहिए, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा थोड़ा अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान भटकाने की ज़रूरत आपको भी है, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूज़ भी मत देखिए, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब होता है जब हम ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, ज़्यादा कोविड के बारे में सुनते हैं। प्रिकॉशंस लेते रहिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।